आज की इस गहन चर्चा में एक ऐसे विषय पर रोशनी डाली जाएगी जो बाहर से देखने पर शायद बहुत ही सामान्य या एक तकनीकी प्रशासनिक प्रक्रिया लगे, लेकिन गहराई में जाने पर ये किसी भी विशाल संगठन के काम करने के तरीके की असली धड़कन साबित होता है। बिल्कुल। एक ऐसे संगठन की कल्पना करना दिलचस्प है जहां लाखों लोग दिन रात काम करते हैं। मतलब भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, सबसे बड़ा। इतने विशाल ढांचे में जब किसी कर्मचारी को एक दिन की छुट्टी चाहिए होती है या फिर जीवन के किसी बड़े पड़ाव के लिए महीनों की छुट्टी चाहिए होती है, तो वो पूरी व्यवस्था कैसे काम करती है, ये सोचना ही काफी पेचीदा लगता है। हाँ, तो आज हमारे पास सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन का एक बेहद रोचक आंतरिक दस्तावेज है। ये दस्तावेज 5 मार्च 2026 का है, जिसे नागपुर की कार्मिक शाखा यानी पर्सनल ब्रांच के डीपीओ शिव शंकर एम बोरकर द्वारा जारी किया गया है। सही कहा। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि रेलवे जैसे विशाल और जटिल संगठन में नॉन गजेटेड कर्मचारियों की छुट्टियों को मंजूरी देने के लिए एचआरएमएस सिस्टम में डिजिटल फाइलें किस तरह एक टेबल से दूसरी टेबल तक का सफर तय करती हैं। ये दस्तावेज सिर्फ छुट्टियों की एक सूखी सूची नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी नौकरशाही व्यवस्था के काम करने के तरीके की एक स्पष्ट झलक है। इस दस्तावेज को गहराई से देखने पर जो सबसे पहली बात स्पष्ट होती है वो है व्यवस्था में एक रूपता लाने का एक सचेत प्रयास। एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी। जी हाँ, देखिए, भारतीय रेलवे कोई साधारण दफ्तर तो है नहीं जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलता हो। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ढांचा है जो 24 घंटे 7 दिन काम करता है। यहाँ एक भी कर्मचारी की अनुपस्थिति का सीधा असर, मतलब ट्रेनों के संचालन, यात्रियों की सुरक्षा और माल ढुलाई पर पड़ सकता है। सीधा असर पड़ता है, हाँ। ऐसे में उनका जो एचआरएमएस है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, वो महज एक सॉफ्टवेयर नहीं रह जाता। वह ये तय करता है कि छुट्टी का आवेदन किस रास्ते से होकर गुजरेगा और किस स्तर के अधिकारी के पास उसे मंजूर या नामंजूर करने की शक्ति होगी। सही बात है। ये दस्तावेज मुख्य रूप से छुट्टियों की प्रक्रिया में उसी एकरूपता को स्थापित करने के लिए जारी किया गया है। इसमें ये साफ देखा जा सकता है कि छुट्टी की प्रकृति के आधार पर संगठन का विश्वास और सत्यापन का स्तर, बिल्कुल, सत्यापन का स्तर कैसे पूरी तरह से बदल जाता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है कि कैसे छुट्टी की प्रकृति पूरी प्रक्रिया को ही बदल देती है। इस दस्तावेज में कुल 12 प्रकार की छुट्टियों का जिक्र किया गया है, जिन्हें उनके फॉरवर्डिंग चैनल के आधार पर अलग अलग रास्तों में बांटा गया है। हाँ। अगर हम शुरुआत उन छुट्टियों से करें जो सबसे सीधे और सरल रास्ते से होकर गुजरती हैं, जिन्हें रोजमर्रा की छुट्टियां कहा जा सकता है, जो सबसे आम है। हाँ, तो सूची में सबसे ऊपर कैजुअल लीव यानी सीएल और रेस्ट्रिक्टेड लीव यानी आरएच आती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा लीव ऑन एवरेज पे या एलएपी, जिसे हम आम भाषा में अर्न्ड लीव या अर्जित अवकाश कहते हैं, और लीव ऑन हाफ एवरेज पे जो एलएचएपी है, जो आमतौर पर मेडिकल कारणों से ली जाती है, वो भी इसी श्रेणी में शामिल है। एक और अनोखी श्रेणी इसमें है हेडक्वार्टर छोड़ने की अनुमति या एलवीएचक्यू। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। इन 5 प्रकार की छुट्टियों के लिए प्रक्रिया का मार्ग बिल्कुल सीधा रखा गया है। फाइल सीधे कर्मचारी से शुरू होती है और उसके विभाग के सुपरवाइजर या संबंधित अधिकारी तक जाती है। सीधा एक ही कदम। जी, कर्मचारी ने आवेदन किया और सीधा अपने बॉस के पास मंजूरी के लिए भेज दिया। यहाँ बीच में कोई एचआर विभाग नहीं है, कोई अतिरिक्त क्लर्क नहीं है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये निचले स्तर के प्रबंधन को सशक्त बनाने की एक बहुत ही व्यावहारिक रणनीति है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये ऐसी रूटीन छुट्टियां हैं जिनका सीधा असर उस दिन के काम पर पड़ता है। हाँ। उदाहरण के लिए, अगर एक सिग्नल ऑपरेटर या एक ट्रैकमैन सुबह अचानक एक दिन की कैजुअल लीव मांगता है, तो उसका प्रभाव दिल्ली या मुंबई में बैठे किसी उच्च अधिकारी को समझ नहीं आएगा। बिल्कुल, वो तो जमीन पर है ही नहीं। सही कहा। उस प्रभाव को केवल उसका सीधा सुपरवाइजर या स्टेशन मास्टर ही समझ सकता है, जिसे उस दिन की शिफ्ट चलानी है। लॉजिकल है। इसलिए इन रोजमर्रा की छुट्टियों के लिए फाइल को किसी डीलिंग क्लर्क या एचआर अधिकारी के पास भेजना समय की बर्बादी होगी। संगठन यहाँ अपने जमीनी स्तर के सुपरवाइजर्स पर पूरा भरोसा जता रहा है। यानी ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। एलएपी जैसी लंबी अर्जित छुट्टियों के लिए भी सीधा रास्ता अपनाना ये साबित करता है कि कर्मचारियों के रोजमर्रा के प्रबंधन का अधिकार पूरी तरह से ऑपरेशनल टीम के हाथ में है, न कि किसी दूर बैठे कार्मिक विभाग के पास। एकदम सही। ये सशक्तिकरण सैद्धांतिक रूप से तो बहुत प्रभावशाली लगता है, पैदा नहीं होता।
ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब जब कर्मचारी की छुट्टी पूरी तरह से एक ही सुपरवाइजर के मूड या रिश्ते पर निर्भर हो जाए, तो क्या ये एक आदर्श स्थिति है? देखिए, ये एक जायज चिंता है। किसी भी पदानुक्रम वाले संगठन में स्थानीय स्तर पर पक्षपात की संभावना तो हमेशा बनी रहती है। हाँ, लेकिन यहाँ रेलवे को एक चुनाव करना होता है। क्या वे पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को इतना लंबा और जटिल बना दें कि एक दिन की छुट्टी मंजूर होने में ही हफ्तों लग जाए? जो कि बहुत अव्यावहारिक होगा। बिल्कुल। या फिर वे काम की गति और ऑपरेशनल जरूरतों को प्राथमिकता दें। रेलवे ने स्पष्ट रूप से ऑपरेशनल गति को चुना है। काम रुकना नहीं चाहिए। एकदम सही। रोजमर्रा के कामों में तेजी बनाए रखने के लिए ये जोखिम उठाना आवश्यक हो जाता है, और हेडक्वार्टर छोड़ने की अनुमति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो कैसे? वीकेंड पर शहर से बाहर जाना है तो ये पूरी तरह से एक ऑपरेशनल फैसला है कि क्या उस सप्ताह कोई बड़ी मेंटेनेंस ड्राइव तो नहीं है। अच्छा, हाँ। इसमें एचआर का कोई काम नहीं है। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब दस्तावेज का दूसरा हिस्सा सामने आता है तो ये सीधा और सरल रास्ता तब एक भूल भुलैया में बदल जाता है जब बात जीवन के बड़े इवेंट्स या विशेष परिस्थितियों से जुड़ी लंबी छुट्टियों की आती है। बिल्कुल, यहाँ कहानी पूरी तरह बदल जाती है। दस्तावेज के अनुसार चाइल्ड केयर लीव यानी सीसीएल, पैटर्निटी लीव यानी पीएल और मैटरनिटी लीव यानी एमएल जैसी छुट्टियां इस दूसरी श्रेणी में आती हैं। इसके साथ ही स्पेशल कैजुअल लीव, एक्स इंडिया लीव यानी जब कोई कर्मचारी छुट्टियां बिताने या किसी अन्य काम से देश से बाहर जाना चाहता है, और ज्वाइनिंग टाइम जैसी छुट्टियां भी इसमें शामिल हैं। हाँ, ये सभी लंबी और विशेष छुट्टियां हैं। इन मामलों में प्रक्रिया अचानक बहुत लंबी और जटिल हो जाती है। अब फाइल कर्मचारी से सीधे बॉस के पास नहीं जाती। बिल्कुल नहीं। इसका रास्ता कुछ इस तरह तय किया गया है कि सबसे पहले फाइल कर्मचारी से निकलकर डीलिंग क्लर्क के पास जाती है, जिसे इस दस्तावेज में डिफॉल्ट बताया गया है। डिफॉल्ट क्लर्क। हाँ। उसके बाद वो विभाग के सुपरवाइजर के पास पहुंचती है, फिर वहां से एपीओ यानी असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के पास जाती है, और अंत में संबंधित अधिकारी के पास। एक बहुत लंबी चेन है। और एक्स इंडिया लीव के मामले में तो अंतिम अधिकारी शेड्यूल ऑफ पावर्स या एसओपी के अनुसार तय होता है। ये प्रक्रिया देखने में काफी उलझी हुई लगती है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इस पूरी लंबी प्रक्रिया की शुरुआत में डीलिंग क्लर्क की भूमिका सबसे अहम बना दी गई है। क्लर्क को सबसे पहले क्यों रखा गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव या चाइल्ड केयर लीव की बात आती है, तो ये कोई सामान्य अधिकार वाली छुट्टियां नहीं है। इनके साथ बहुत कड़े सरकारी नियम और शर्तें जुड़ी होती हैं। इन छुट्टियों के लिए सर्टिफिकेशन और दस्तावेजीकरण की सख्त जरूरत होती है, जैसे मेडिकल पेपर्स और वो सब। जी हाँ। क्या कर्मचारी के पास सही प्रारूप में मेडिकल सर्टिफिकेट है? क्या बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या अन्य जरूरी दस्तावेज संलग्न किए गए हैं? ये सब जांचना एक रेलवे सुपरवाइजर का काम नहीं है, क्योंकि उसका मुख्य काम तो ट्रेनों का सुचारू संचालन देखना है। एकदम सही। ये काम एचआर नियमों के विशेषज्ञ का है, और जमीनी स्तर पर वो विशेषज्ञ डीलिंग क्लर्क होता है। अच्छा, तो क्लर्क गेटकीपर का काम करता है? बिल्कुल। क्लर्क सबसे पहले नियमों की बारीकी से जांच करता है। जब क्लर्क यह सुनिश्चित कर लेता है कि सभी दस्तावेज पूरे हैं और कर्मचारी इस छुट्टी के लिए तकनीकी रूप से पात्र है, तब वो फाइल सुपरवाइजर के पास भेजता है। तो इसका मतलब है कि सुपरवाइजर अब नियमों की जांच नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ काम के प्रभाव का आकलन कर रहा है। बिल्कुल। सुपरवाइजर केवल ये देखता है कि अगर वो कर्मचारी अगले 6 महीने या 1 साल तक उस विभाग में नहीं रहेगा तो काम कैसे मैनेज होगा। वो बस अपना ऑपरेशनल इनपुट देता है। हाँ, वो अपनी ऑपरेशनल टिप्पणी जोड़ता है। इसके बाद फाइल वापस एचआर विभाग में ऊपर की तरफ यानी एपीओ के पास जाती है। एपीओ यानी असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। जी, एपीओ एक अधिकारी स्तर का व्यक्ति होता है जो इस बात पर अंतिम एचआर मोहर लगाता है कि छुट्टी संगठन की नीतियों के अनुसार दी जा रही है। तो ये तो चेक और बैलेंस का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हो गया। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, जहां नियम और ऑपरेशन दोनों को अलग अलग स्तर पर परखा जा रहा है। और एक्स इंडिया लीव के मामले में तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, विदेश जाने का मामला है। देश छोड़कर जाने की अनुमति के लिए सुरक्षा और सतर्कता यानी विजिलेंस से जुड़े कई कड़े नियम होते हैं। इसके लिए शेड्यूल ऑफ पावर्स का पालन किया जाता है। एसओपी? हाँ, एसओपी असल में एक नियम पुस्तिका है जो ये तय करती है कि किस स्तर के अधिकारी के पास किस तरह के फैसले लेने का अधिकार है। देश से बाहर जाने की अनुमति आमतौर पर एक बहुत उच्च स्तर का अधिकारी ही दे सकता है।
इसलिए फाइल कई टेबलों से होकर उस सर्वोच्च अधिकारी तक पहुंचती है। इस पूरी जटिल प्रक्रिया के बीच दस्तावेज के निचले हिस्से में एक बहुत ही मजेदार लेकिन विरोधाभासी निर्देश भी छुपा हुआ है। क्या निर्देश है? देखिए, HRMS को रेलवे का एक बहुत ही आधुनिक, पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत डिजिटल सिस्टम माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि चाइल्ड केयर लीव, कम्यूटेड लीव या मैटरनिटी लीव जैसी छुट्टियों के लिए जब कोई कर्मचारी आवेदन करे तो उसे HRMS के रिमार्क सेक्शन में अपने सुपरवाइजर का नाम, उसका पद और उसकी HRMS ID अनिवार्य रूप से टाइप करनी होगी। अच्छा, मैनुअल टाइपिंग। जी, यह एक बेहद अजीब स्थिति लगती है। एक तरफ हम एक स्मार्ट डिजिटल सिस्टम की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उस डिजिटल सिस्टम को ये बताने के लिए कि फाइल आगे किस कंप्यूटर पर जानी चाहिए, इंसान को मैन्युअल रूप से जानकारी डालनी पड़ रही है। ये तो है। अगर कर्मचारी रिमार्क्स में ये सब टाइप नहीं करेगा तो डीलिंग क्लर्क को ये पता ही नहीं चलेगा कि फाइल किस सुपरवाइजर को फॉरवर्ड करनी है। ऐसा लगता है कि सिस्टम आधा डिजिटल और आधा मैन्युअल है। ये बड़े संगठनों में डिजिटलीकरण के दौरान सामने आने वाली एक बहुत ही क्लासिक समस्या है। ऐसा क्यों होता है? कागजी फाइलों को तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले आया जाता है, लेकिन जो ज्ञान और अनौपचारिक नेटवर्क दफ्तरों में काम करता था, उसे सॉफ्टवेयर में ढालना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ह्यूमन एलिमेंट को कोड करना मुश्किल है। बिल्कुल। रेलवे जैसे विशाल संगठन में रोजाना हजारों कर्मचारियों के तबादले होते हैं, पदोन्नति होती है, सुपरवाइजर्स बदलते रहते हैं। हाँ, डेटाबेस हमेशा परफेक्ट नहीं होता। सही कहा। ऐसे में किसी भी सॉफ्टवेयर के डेटाबेस को हमेशा 100% सटीक और अपडेटेड रखना एक व्यावहारिक चुनौती है। अगर सिस्टम स्वचालित रूप से गलत सुपरवाइजर को फाइल भेज दे तो पूरी प्रक्रिया हफ्तों के लिए अटक सकती है, जो कि कोई नहीं चाहेगा। इसलिए सिस्टम को पूरी तरह फेल होने से बचाने के लिए ये मैनुअल एंट्री का सुरक्षा चक्र रखा गया है। एक तरह का बैकअप। जी, जब डीलिंग क्लर्क के पास दस्तावेजों की जांच के लिए फाइल आती है तो वो ये देखने के लिए कर्मचारी के रिमार्क्स पढ़ता है कि वर्तमान में जमीन पर उसका असली बॉस कौन है, और फिर उस विशिष्ट सुपरवाइजर की ID पर फाइल को आगे बढ़ा देता है। ये पुरानी दुनिया की व्यवहारिक समझ और नई तकनीक के बीच का एक ऐसा पुल है जो कागज पर अजीब लग सकता है, लेकिन रोजमर्रा के काम को रुकने नहीं देता। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अब तक ये स्पष्ट हो गया है कि रूटीन छुट्टियों के लिए सुपरवाइजर ही सब कुछ है और विशेष या लंबी छुट्टियों के लिए डीलिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, APO और उच्च अधिकारी की एक लंबी चेन काम करती है। बिल्कुल सही। लेकिन इस पूरे ढांचे में 2 प्रकार की छुट्टियां ऐसी हैं जो इन दोनों ही नियमों का पालन नहीं करती। ये इस दस्तावेज के अपवाद हैं। अच्छा। पहला है कम्यूटेड लीव यानी COL और दूसरा है जॉइनिंग टाइम एडेड टू LAP यानी JTLAP। हाँ, इन दोनों में फाइल का रास्ता बहुत ही अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। ये फाइल कर्मचारी से शुरू होती है, डीलिंग क्लर्क के पास जाती है और फिर वहां से सीधे APO और संबंधित अधिकारी के पास चली जाती है। मतलब सुपरवाइजर गायब है? जी, यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में से विभाग के सुपरवाइजर का चरण पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? विशिष्ट छुट्टियों में उसे पूरी तरह बाईपास क्यों किया गया? हाँ, सोचने वाली बात है। इसका उत्तर इन छुट्टियों की प्रकृति में छिपा है। अगर हम कम्यूटेड लीव की बात करें तो यह आमतौर पर मेडिकल आधार पर ली जाती है। इसमें कर्मचारी अपनी जमा की हुई हाफ एवरेज पे वाली छुट्टियों को, जिनमें आधी सैलरी मिलती है, परिवर्तित करके फुल पे यानी पूरी सैलरी वाली छुट्टियों में बदलता है। अच्छा। इसी तरह जॉइनिंग टाइम एडेड टू LAP तब उपयोग में आता है जब किसी कर्मचारी का तबादला होता है, वो नई जगह पर ज्वाइन करता है और जो यात्रा के लिए जॉइनिंग टाइम बचा रह गया है उसे वो अपनी नियमित छुट्टियों के खाते में जुड़वाना चाहता है। तो एक तरह का गणित है। बिल्कुल। इन दोनों ही मामलों में गौर करने वाली बात यह है कि यह विशुद्ध रूप से HR और अकाउंटिंग का मामला है। मतलब इन दोनों स्थितियों में ये फैसला नहीं लिया जा रहा है कि कर्मचारी काम पर आएगा या नहीं, बल्कि सिर्फ उसके खाते की छुट्टियों का रूप बदला जा रहा है। बिल्कुल। जब कोई कर्मचारी मेडिकल लीव पर है और उसे कम्यूट करवा रहा है या अपनी पुरानी बची हुई छुट्टियों को अपने नए छुट्टी खाते में जोड़ रहा है तो इसमें किसी सुपरवाइजर की मंजूरी की कोई तार्किक आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो तो पहले से ही छुट्टी पर है या ट्रांसफर हो चुका है। एकदम सही। सुपरवाइजर का काम ट्रेन का संचालन देखना है, ये तय करना नहीं कि कर्मचारी का HR लेजर या बैलेंस शीट कैसे मेंटेन होगी। लॉजिकल है। क्योंकि इसमें किसी ऑपरेशनल निर्णय की जरूरत नहीं है,
इसलिए प्रक्रिया को तेज और बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए सुपरवाइजर के चरण को हटा दिया गया है। तो फाइल सीधा क्लर्क के पास जाती है? हाँ, फाइल सीधे डीलिंग क्लर्क के पास जाती है, जो नियमों और पुराने रिकॉर्ड की जांच करता है और फिर सीधे एपीयू उसे मंजूरी दे देता है। स्मार्ट। ये दर्शाता है कि इस पूरे सिस्टम को डिजाइन करते समय कितनी बारीकी से हर छुट्टी की प्रकृति का विश्लेषण किया गया है। हाँ। जहां ऑपरेशनल जरूरत है वहां सुपरवाइजर को केंद्र में रखा गया है, और जहां केवल एचआर और हिसाब किताब की जरूरत है वहां से सुपरवाइजर को हटा दिया गया है, ताकि बेवजह फाइलें किसी की टेबल पर ना अटकें। ये प्रशासनिक बारीकी वाकई प्रभावित करती है, लेकिन इस दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट या चेतावनी भी दी गई है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि यदि किसी विशिष्ट विभाग ने छुट्टियां मंजूर करने के संबंध में अपने खुद के कोई विशेष निर्देश जारी किए हैं, तो वो विभागीय निर्देश इस सर्कुलर से ऊपर माने जाएंगे। अच्छा। इस पत्र को स्पष्ट रूप से केवल एक सामान्य सलाह या जनरल एडवाइजरी कहा गया है, जो किसी भी विशिष्ट या पुराने निर्देश को रद्द नहीं करता। ये नोट बड़े संगठनों में प्रशासनिक लचीलेपन की आवश्यकता का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। बिल्कुल। सेंट्रल रेलवे का प्रशासन ये अच्छी तरह समझता है कि एक इतना विशाल संगठन है जहां एक आकार सभी के लिए फिट वाली नीति काम नहीं कर सकती। हाँ, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। नागपुर डिवीजन में ही कमर्शियल विभाग की कार्यप्रणाली और चुनौतियां इंजीनियरिंग विभाग से बिल्कुल अलग हो सकती हैं। सही बात है। हालांकि प्रशासन ने एचआरएमएस में एक मानक रास्ता बना दिया है, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले विभागों के पास अपने अलग संकट हो सकते हैं। जैसे स्टाफ की कमी। बिल्कुल। मान लीजिए कि किसी विशेष अवधि में सिग्नल विभाग में स्टाफ की भारी कमी चल रही है। ऐसे में वह विभाग या आंतरिक नियम बना सकता है कि सामान्य दिनों की तरह कैजुअल लीव भी केवल जूनियर सुपरवाइजर द्वारा मंजूर नहीं होगी, बल्कि उसके लिए एक उच्च अधिकारी की मंजूरी लेनी होगी। तो ये नोट उन्हें वो पावर देता है? जी, ये सामान्य सलाह वाला डिस्क्लेमर उन विभागों को वो छूट देता है कि वे अपनी तात्कालिक जरूरतों के हिसाब से सिस्टम में बदलाव कर सकें। ये नियंत्रण और स्वायत्ता के बीच का एक बेहतरीन संतुलन है। एक और पहलू जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है इस दस्तावेज की सीसी लिस्ट, यानी इसे सूचना के लिए किन किन लोगों और विभागों को भेजा गया है। ये लिस्ट हमेशा बहुत कुछ बताती है। इसमें नागपुर के डीआरएम यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर, दोनों एडीआरएम और सभी शाखा अधिकारियों के नाम तो शामिल हैं ही, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। हाँ। लेकिन जो चीजें सूची को खास बनाती है वो है इसमें कर्मचारी यूनियनों की प्रमुखता से मौजूदगी। यूनियंस? जी, इसे सीआरएमएस, एनआरएमयू, एआईएससीएसटीआरईए और एआईओबीसीआरईए के डिविजनल चेयरमैन और सेक्रेटरी को भी भेजा गया है। अच्छा। एक आंतरिक एचआर दस्तावेज को इतनी सारी यूनियनों के साथ साझा करना क्या दर्शाता है? नीति को दर्शाता है। कूटनीति। हाँ, रेलवे में कर्मचारी संगठन या यूनियन बेहद सशक्त होती हैं। कर्मचारियों की छुट्टियों के नियम, उनकी मंजूरी की प्रक्रिया और उनके अधिकार बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे हैं। ये तो है, छुट्टियां सबको प्यारी होती हैं। बिल्कुल। भारत जैसे देश में जहां रेलवे सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ है, वहां प्रबंधन बिना यूनियनों को लूप में लिए कोई भी एक तरफा नीतिगत बदलाव नहीं कर सकता। रिस्क बहुत बड़ा है। अगर छुट्टियों को मंजूर करने के रास्ते में किया गया कोई भी बदलाव कर्मचारियों को समझ में नहीं आया या उन्हें लगा कि उनके अधिकार कम किए जा रहे हैं, तो ये सीधा औद्योगिक अशांति या हड़ताल का कारण बन सकता है। और एक गलतफहमी ट्रेनों के पहिए रोक सकती है। एकदम सही। इसलिए सभी प्रमुख यूनियनों और एसोसिएशनों को इस तरह के दस्तावेज आधिकारिक तौर पर भेजकर प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, सब कुछ ओपन है। जी। ये संदेश दिया जा रहा है कि एचआरएमएस में छुट्टियों को प्रोसेस करने के नए चैनल सबके सामने हैं और इसमें कुछ भी गुप्त नहीं है। ये प्रबंधन और हजारों कर्मचारियों के बीच संवाद और विश्वास बनाए रखने का एक बेहद जरूरी तरीका है। आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि बाहर से देखने पर जो केवल एक साधारण सा छुट्टी का फॉर्म लगता है, असल में वो किसी भी विशाल संगठन की संरचना, उसकी जवाबदेही और उसके पदानुक्रम का एक बेहद जटिल और सुविचारित नेटवर्क होता है। बिल्कुल। आज के विश्लेषण से ये बात उभरकर सामने आई है कि एक कैजुअल लीव से लेकर एक मैटरनिटी लीव या एक्स इंडिया लीव तक एक छोटी छुट्टी और एक लंबी छुट्टी के बीच सिर्फ दिनों की संख्या का अंतर नहीं होता। हाँ।
असल में ये जिम्मेदारी के स्तरों, दस्तावेजीकरण और कई अधिकारियों की मंजूरी की एक पूरी श्रृंखला का अंतर होता है। नागपुर डिवीजन के इस दस्तावेज ने ये समझने में मदद की है कि कोई सिस्टम चाहे कितना भी आधुनिक या डिजिटल क्यों ना हो जाए, उसके पीछे काम करने वाला प्रशासनिक दिमाग, जोखिम का आकलन और नियंत्रण के बुनियादी नियम हमेशा एक ही रहते हैं। और ये भी कि हर नियम या हर अपवाद के पीछे एक तार्किक कारण मौजूद होता है। बिल्कुल। लंबी छुट्टियों में डीलिंग क्लर्क का बीच में आना या फिर अकाउंटिंग वाली छुट्टियों में सुपरवाइजर का पूरी तरह से हट जाना, ये सब कोई संयोग नहीं है। सब कुछ डिजाइन्ड है जी। इसके पीछे दशकों का वो प्रशासनिक अनुभव छिपा है जो ये तय करता है कि एक तरफ संगठन का रोजमर्रा का काम भी सुचारू रूप से चलता रहे और दूसरी तरफ कर्मचारियों को बिना अनावश्यक देरी के उनके अधिकार भी मिलते रहें। अंत में एक ऐसा सवाल उभर कर सामने आता है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। क्या है वो सवाल? इस पूरे दस्तावेज का मूल उद्देश्य HRMS जैसे एक आधुनिक डिजिटल सिस्टम में छुट्टियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। डिजिटलीकरण का असली मतलब किसी पुरानी प्रक्रिया को सिर्फ स्क्रीन पर दिखाना नहीं है, बल्कि उसे और बेहतर और स्वचालित बनाना होता है। सही बात है। लेकिन जैसा कि हमने मैनुअल एंट्री वाले निर्देश में देखा, जब आज के एक उन्नत डिजिटल सिस्टम में भी कर्मचारी को अपने सुपरवाइजर का नाम, पद और आईडी अपने हाथों से टाइप करके डीलिंग क्लर्क को देनी पड़ती है, ताकि वो क्लर्क ये तय कर सके कि डिजिटल फाइल आगे किस कंप्यूटर स्क्रीन पर भेजनी है। तो ये सोचना लाजमी है कि क्या तकनीक ने सच में हमारी प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता को कम किया है, या फिर हमने बस पुरानी कागजी फाइलों के उसी लंबे रास्ते और लाल फीताशाही को जस का तस कंप्यूटर की चमकती स्क्रीन पर उतार दिया है। ये सोचने वाली बात है। क्या तकनीक ने सच में काम करने के तरीके को बदला है, या सिर्फ कागज की जगह कीबोर्ड ने ले ली है? ये निश्चित रूप से आगे की चर्चाओं और विश्लेषण के लिए एक खुला विचार है। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।